हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारियों में बहुत ही अच्छे तरीके से लग गए होंगे। जो नहीं लगे हैं उनके पास भी अभी मौका है, क्योंकि आपके फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरने स्टार्ट हो गए हैं। जिन्होंने नहीं भरा वो फटाफट अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें और तैयारियों में लग जाए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कॉमर्स के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। और जो साथी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी की है, निश्चित रूप से उन्हें इस बात का पता भी है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है और एक निश्चित समय में अपने को अपना सिलेबस है वो भी कवर करना है। अपन ये मान सकते हैं नॉर्मली अप्रैल मई के आसपास अपनी एग्ज़ाम हो सकती है, अगर पदों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। पर मैं मानता हूं कि कॉमर्स में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, तो इसलिए इन्हीं को अपने को पद मानना है। अगर बढ़ते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि हमें और ऑफर मिलेगा और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन इतने भी रहते हैं तो भी अपने लिए फ़ायदेमंद है। तो तैयारियों में लग जाओ और उस तैयारियों को ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं हम और आप मिलकर। और उसी श्रृंखला में एक और सेशन आपके लिए लेके आया हूँ। निश्चित रूप से आपका अकाउंटेंसी का बेस है वो मजबूत करेगा, क्योंकि अपन ने स्टार्ट की है आपकी 11वीं और 12वीं की अकाउंटेंसी, क्योंकि पहले अपने 55 क्वेश्चन है वहाँ से कवर करने, है ना। ये कवर होने के बाद अपन आपके यूजी जो आपके यूजी यानी बीकॉम के जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर करेंगे और उसके बाद पीजी के पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर करेंगे। अकाउंटेंसी का ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 45 प्लस क्वेश्चन है वो आपके परीक्षा में पूछे जाने, है ना। तो 45 प्लस क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसका मतलब आपका 1/3 पोर्शन है वो यहाँ से कवर हो रहा है। तो अपने को इसको आधार मानना है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं होनी चाहिए, पूरा आपको वीडियो वॉच करना है ताकि हर पॉइंट है वो आपको क्लियर हो सके, ठीक है। तो एक और शानदार सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावली, है ना। वैसे तो इन शब्दावलियों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन वो उनके दिमाग से स्किप हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने 11वीं 12वीं पढ़े हुए कई साल हो गए और उसके बाद आपने बीएड 2 साल बीएड की, तो बीएड में इस तरीके की बातें नहीं होती हैं। पीजी में भी इस तरीके की कोई बातें नहीं होती, क्योंकि हाई लेवल होता है। तो ये चीज़ें आपने स्किप कर दी है, अब स्किप नहीं करना, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। और 1-2 बार आप पढ़ लोगे तो वो वापस आपके दिमाग में रीजनरेट हो जाएगी और वो चीज़ आपके समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करें आज के सेशन को, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स, है ना। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन आपकी लायबिलिटीज, है ना, यानी देयताएं और प्राप्तियां, यानी रिसीवेबल्स, है ना। दोनों तरीके से इसको इंडिकेट किया गया है, ये देयताएं या प्राप्तियां। देयत भाई कौन कौन सी ऐसी प्राप्तियां हैं जो अपने लिए ड्यू है, जो अपने लिए ड्यू है, जिनको अपन प्राप्त करेंगे, है ना। अब देखो इसमें क्या है कि देयताओं से आशय है कि जो अपने को देगा, व्यापार को प्राप्त होने वाली प्राप्तियों से, है ना। इसमें आपके 2 आते हैं, एक तो बिल रिसीवेबल प्लस एक आता है आपका डेटर्स। ये 2 आते हैं आपके देयताएं में, है ना, ठीक है। अब जैसे क्या है, हमने ग्राहक को उधार माल बेचा तो वह व्यापार का कौन है? देनदार है, डेटर्स है। वो व्यापार का कौन है? डेटर्स है। अर्थात व्यापार को उनसे पैसा लेना है ना। वो व्यापार को पैसा देगा और या व्यापार को पैसा उनसे लेना है। तो ऐसी कंडीशन में जो डेटर है वो व्यापार के लिए करंट असेट्स का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये रिसीवेबल्स में आता है और रिसीवेबल में आपके 2 पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है, एक तो आपका बिल रिसीवेबल और एक डेटर्स। कई बार क्या होता है, जो देनदार होता है वो अपना पेमेंट नहीं कर पाता, तो वो क्या कहता है, आप मेरे पर एक बिल लिख दीजिए, है ना। और वो बिल वो स्वीकार कर लेता है। जो पैसा लेने वाला होता है वो लेखक होता है, पैसा देने वाला स्वीकारक होता है। वो उसको बिल को स्वीकार करता है और एक निश्चित अवधि के बाद उस बिल का भुगतान कर दिया जाता है ना। तो इस वजह से ये आपका बिल रिसीवेबल और डेटर्स है, दोनों ही आपकी प्राप्तियां हैं, है ना। और वो अपन उनसे पैसा लेंगे। इसी प्रकार एक ग्राहक ने अपने बकाया के लिए बिल स्वीकार किया है तो यह व्यापार के लिए प्राप्य बिल है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि किसी ग्राहक ने या किसी व्यक्ति ने
है ना, बिल स्वीकार कर लिया कि भाई मैं आपको इतने दिन बाद इस बिल का या इतने अमाउंट पेमेंट कर दूंगा, तो वो बिल रिसीवेबल में काउंट किया जाता है, जिससे एक निश्चित तिथि पर पैसा मिलता है। उसमें अवधि दी जाती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो उस अवधि पर वो भुगतान किया जाता है। प्लस उसमें 3 दिन है, वो ग्रेस पीरियड है, वो भी ऐड किए जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिल रिसीवेबल। इससे एक निश्चित अवधि में पैसा मिलेगा। अतः एक निश्चित तिथि प्राप्य लेखा वर्ष की अंतिम तिथि को जिनसे व्यवसाय का पैसा लेना है वो सब देता है। वो सब क्या है, अपने लिए क्या होंगी, प्राप्तियां होंगी सारी की सारी, तो उन लोगों के लिए वो देयताएं हो जाएंगी और अपने लिए प्राप्तियां रिसिप्ट हो जाएंगी। इनको दो तरीके से आपका डेटर और बिल रिसीवेबल के रूप में अपने मान सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने सुना हुआ है, अच्छे तरीके से आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आपको ये पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये देयताएं और प्राप्तियां होती हैं, कुल मिला के ये व्यापार के लिए करंट असेट्स का काम करती हैं। ठीक है, बढ़े आगे। दूसरा पॉइंट आता है आपका लायबिलिटीज, है ना, दायित्व, है ना। जिस प्रकार आपकी संपत्तियां होती हैं उसी प्रकार व्यापार में दायित्व होते हैं, क्योंकि व्यापार का संचालन अपन संपत्तियों की सहायता से करते हैं, तो वहां पर दायित्व भी क्रिएट होते हैं, दायित्व भी बनते हैं, है ना। वो दायित्व बन रहे हैं तो उनका भुगतान किसको करना पड़ेगा, है ना। उसका भुगतान कौन करेगी, उसका भुगतान वो फर्म करेगी, वो कंपनी करेगी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने लिए दायित्व हो जाते हैं, क्योंकि एक तो पूंजी, अपने पिछले सेशन में चर्चा की थी कि भाई कैपिटल है तो उसको पृथक अस्तित्व की अवधारणा के कारण व्यापार का दायित्व माना जाता है। इसके अलावा व्यापार में कई तरीके के ऐसे लायबिलिटीज होते हैं, दायित्व होते हैं, उनका समय समय पर उस कंपनी या उस फर्म द्वारा भुगतान किया जाता है, तो उनकी अपन चर्चा करेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि व्यवसाय को देय राशियों या देयताओं का व्यवसाय की संपत्ति माना जाता है, यानी जो व्यवसाय को देय राशि है या जो देयताएं हैं उनको व्यवसाय की संपत्ति माना है। पिछले पॉइंट पे बात हुई है, उनको संपत्ति माना है कि भाई जो देता है, जो व्यापार को पैसा देगा या व्यापार की जो ड्यू राशि जो प्राप्त होनी है उनको अपन ने संपत्ति माना। परंतु इसके विपरीत व्यवसाय द्वारा भी व्यक्तियों और संस्थाओं को पैसा दिया जाना होता है ना। व्यवसाय द्वारा भी व्यक्तियों को और संस्थाओं को पैसा देना होता है। जैसे मान लो एक कंपनी है, वो पैसे उधार लेती है और उधार देती भी है ना। तो उधार देती है तो वो उसको प्राप्त होंगे, लेकिन जिससे उधार ले रखे उसको उसे देने पड़ेंगे, तो वो उसके लिए दायित्व माना जाएगा। यही व्यवसाय का क्या होता है, दायित्व होता है, यही व्यवसाय की लायबिलिटीज कहलाती है ना। ठीक है, दायित्व से आशय एक ऐसी राशि से है जो व्यवसाय द्वारा अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं को चुकाई जानी है ना। दायित्व का आशय क्या हो गया, एक ऐसी राशि से है जो व्यवसाय द्वारा अन्य व्यक्ति या अन्य संस्थाओं को चुकाना, अपने को चुकाना। संपत्ति वो होती है जो हमें प्राप्त कर ली या करनी है, दायित्व वो है जो हमें उस व्यक्ति को भुगतान करना, अनदर व्यक्ति को पेमेंट करना है ना। सभी प्रकार के दायित्व स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाए जाते हैं। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, आपने देखा होगा, वो आगे अपन फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे तो उसमें अपन को पता चल जाएगा, है ना। यह होता है आपका लायबिलिटीज, यह आपका अमाउंट, ये फिर आपकी असेट्स और ये आपकी अमाउंट, है ना। तो ये आपकी लायबिलिटीज होगी, वो इस साइड दिखाई जाएगी, असेट्स आपकी इस साइड दिखाई जाएगी, है ना। दोनों कॉलम है वो लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रविष्टि करनी। ठीक है, क्लियर है दायित्व के, है ना। दायित्व में हमें वो भुगतान करने हैं और उन्हें बैलेंस शीट में शो किया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कि भाई दायित्व के अलग अलग प्रकार कौन से हो सकते हैं। दायित्व के जो भिन्न भिन्न प्रकार है वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें पहला है आपका बाहरी दायित्व यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। दायित्व दो हो जाएंगे, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, पहले है आपका एक्सटर्नल यानी बाहरी दायित्व। बाहरी दायित्व कौन से होते, यानी कुल मिला के बाहरी दायित्व का सीधा सा ये अर्थ हो गया कि ऐसे दायित्व जो हमें बाहर के लोगों को चुकाने,
वो आपके बाहरी दायित्व माने जाएंगे। देखो इसमें क्या है कि व्यवसाय के बाहर के लोगों को देय राशियां बाहरी दायित्व कहलाती है। व्यवसाय के जो बाहर के लोग हैं, है ना, जिन्होंने व्यवसाय को उधार दे रखा है, वो व्यापार के लिए बाहरी दायित्व में शामिल की जाएंगे। बाहरी दायित्वों में दीर्घकालीन ऋण यानी लॉन्ग टर्म लोन, बकाया ऋण पत्र, है ना, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, मध्यम एवं अल्पकालीन ऋण यानी आपका मीडियम एंड शॉर्ट टर्म लोन, आपके क्रेडिटर्स, आपके देय बिल यानी बिल्स पेबल, आपके अदत्त खर्चे, है ना, कौन से अदत्त खर्चे अनपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, व अन्य राजकीय बकाया जिसमें आपका आयकर हो सकता है, आपका बिक्री कर हो सकता है ना, आयकर हो सकता है, बिक्री कर हो सकता है, आदि को इसमें शामिल किया जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है निम्न में से कौन सा बाहरी दायित्व है, तो ये आपके बाहरी दायित्व है। आपका लॉन्ग टर्म लोन है, आपका जो डिबेंचर है, आपका मीडियम एंड शॉर्ट टर्म लोन है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, अनपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, या अन्य राजकीय बकाया जिसमें आयकर है, बिक्री कर है, ये सारे के सारे बाहरी दायित्व है। कुल मिलाकर अगर अपन थोड़ा सा इन शब्दों पे ध्यान दें तो अपन ये समझ सकते हैं कि ऐसे दायित्व जो हमें बाहर के लोगों को भुगतान करने, जिससे अपन ने या तो उधार ले रखे या किसी भी कारण से उनका बकाया है ना, जैसे ये दोनों सरकार के बकाया है, तो ये बाहरी दायित्व है, इनको अपन को किसको पेमेंट करना है, सरकार को पेमेंट करना, तो ये आपके बाहरी दायित्व में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये आपके अनपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, और साथ में कोई राजकीय बकाया है तो ये आपके बाहरी दायित्व में शामिल किए जाएंगे। क्योंकि आप रेशियो ज्ञात करोगे तो वहां पर आपका डेब्ट रेशियो है, इक्विटी रेशियो है, तो वहां पर ये समझना पड़ेगा, है ना। उससे पहले इन पॉइंटों को अपन पहले समझ लेते हैं तो उसका फायदा हमें मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपके बाहरी दायित्व, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल समझ में आ गई ना, तो अब देखते हैं इंटरनल क्या होती है। ये पॉइंट नंबर 2 है, आंतरिक दायित्व यानी इंटरनल लायबिलिटीज। इसमें तो पहले भी बताया गया कि भाई पृथक अस्तित्व की अवधारणा ये कहती है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग है, इसलिए व्यापार का स्वामी जो व्यापार में पूंजी लेके आता है वो व्यापार के लिए दायित्व मानी जाती है। तो उसमें आपकी शेयर कैपिटल, जिसमें आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस कोई फिक्सेड एसेट्स है तो वो घटा देंगे, तो आपके पास से आंतरिक दायित्व आ जाएगा। देखो इसमें क्या है कि वे दायित्व जिनका भुगतान व्यवसाय के आंतरिक लेनदारों को बहुत ही लंबी अवधि पश्चात करना होता है, क्योंकि जो पूंजी है, जो अंशधारक है, उनको तुरंत भुगतान नहीं करना है, उनको तो 5 साल 10 साल या व्यापार जब तक चलता रहेगा उसके बाद भुगतान करना है, तो उस अवधि में इसको शामिल किया जाता है। ये वे दायित्व जिसका भुगतान व्यवसाय के आंतरिक लेनदारों को बहुत ही लंबी अवधि पश्चात करना होता है। इनमें आपकी पूंजी है, कैपिटल है, जिसमें पूर्वाधिकारंश पूंजी और मुख्य रूप से सम्मिलित की जाती है ना। तो पूंजी में 2 तरीके की पूंजी को शामिल किया गया है इसमें। एक होती है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी होती है आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना। ये दो आपकी इंटरनल में माने जाते हैं। ठीक है, अब आपके जो ऋण पत्र है ना, डिबेंचर, वो आपके आउटसाइडर में, ये ध्यान रखना, आपकी पूंजी है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो आपके इंटरनल दायित्व है, क्योंकि ये लंबी अवधि तक है, इसके आधार पर तो व्यापार का संचालन किया जा रहा है, तो इसलिए अपन इसको शामिल नहीं करेंगे। ये आपके इंटरनल में होंगी, है ना, और वो आपके एक्सटर्नल में होंगी। ठीक है, अब समझ गए आंतरिक दायित्व, ओके है, दोनों समझ गए। अब देखते आगे, फिर आता है आपका अल्पकालीन दायित्व। इनको और भागों में बांटा गया कि भाई आपके जो दायित्व 2 हो गए, जो आपके दायित्व है वो 2 हो गए, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इनमें भी होता है एक तो लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन, है ना। तो पहले अपन बात करते हैं अल्पकालीन दायित्व की, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। अब सीधा सा बात है, ऐसे दायित्व है जिनका भुगतान हमें 1 वर्ष या 1 लेखा वर्ष या 1 वित्तीय वर्ष में जिनका भुगतान करना होता है, वो आपके शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में शामिल
की जाती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें देख लेते हैं। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान प्राय 1 वर्ष में करना होता है वे आपके अल्पकालीन दायित्व कहलाते हैं। इसमें आपके जो क्रेडिटर है यानी लेनदार है, दे बिल यानी बिल्स पेबल है, सरकार को कोई देकर इनकम टैक्स है, कोई बकाया खर्च है आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब देखो वैसे तो शॉर्ट टर्म को कितना भी पढ़ता जाओ, लेकिन फिर भी मैंने इसको समराइज किया है ताकि आपके मन में ये नहीं हो कि भाई मेरे को अनावश्यक पढ़ाया जा रहा है ना। जो चीज आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो सकती है उस पर अपन चर्चा करते हैं, और ये पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपके अपने को समस्या नहीं होगी, क्योंकि बेस है वो अपने को ध्यान में रखना है। तो अल्पकालीन दायित्व हो गए जिसका भुगतान अपने को 1 वर्ष में करना है, और इसमें ये आते हैं आपके क्रेडिटर है, देय बिल है, इनकम टैक्स है, बकाया खर्च है, इनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, ओके है। अब देखो अल्पकालीन समझ लिया, तो अपन देखते हैं दीर्घकालीन। ठीक है, ये आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब इसमें कौन कौन से हैं कि भाई वे दायित्व हैं जिनका भुगतान प्राय एक लंबी अवधि के उपरांत किया जाना होता है, यानी 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 5 वर्ष है, 10 वर्ष है, उस लंबे समय तक चलते रहेंगे, वो आपके दीर्घकालीन माने जाएंगे। जिसमें आपका लॉन्ग टर्म लोन है, डिबेंचर है ना, पूर्वाधिकार अंश पूंजी है ना, आदि इसको इसमें श्रेणी में रखा जाता है। अब ये पूर्वाधिकार वाली कंफ्यूज करती है, अगर इसका भुगतान, क्योंकि ये इंटरनल में भी है ना, लेकिन ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में भी है, क्योंकि पूंजी का भुगतान कितने दिन बाद करते हैं, ये तो है नहीं कि अपने को एक दिन में कर दिया। इसका भुगतान तो वैसे ही 5, 7, 10 साल बाद किया जाएगा, तो इस वजह से इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हो गए आपके दायित्व के, जिसमें आपके कौन से हो गए, इंटरनल यानी आंतरिक दायित्व है, और दूसरे हो गए एक्सटर्नल यानी बाहरी दायित्व है ना, और फिर हो गए आपके लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालीन, और फिर हो गया आपके शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन। ये चारों पॉइंट है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि अपने कॉमर्स में ये नहीं है कि राजा महाराजा की स्टोरी चल रही है ना, ये हो गया, ये हो गया, उसका इंटरकनेक्शन हो गया। अपने को तो सीधा है ना पॉइंट टू पॉइंट चलना है, पॉइंट टू पॉइंट है वो पढ़ना है, और इन पॉइंटों का जहां संबंध है वहां पर अपने को उसका संबंध है वो जोड़ना। बाकी इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं होता कि भाई इसमें इंटरनल या कहते भाई बहुत गहरा क्वेश्चन पूछा जा सकता, ऐसा इसमें नहीं है। आपने जो चीज पढ़ी है उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर उसमें ये होना चाहिए आपका विश्वास है वो स्थायी होना चाहिए, आपको जो चीज है वो सही तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ओके है, ठीक है। तो देखो एक और शानदार सेशन है वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपको मोटिवेट करेगा, आप अब तैयारियों में लग जाओगे। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप इस अपने प्यारे से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी कंपटीशन एग्जाम और विशेष रूप से फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की वो तैयारी कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।